हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का यानी भौतिक विज्ञान का चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की पिरामिड। इसमें सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, मैं आपको उन सारे टॉपिक को टच करता हुआ चलूंगा जिसकी जो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक दिन में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश ही करूंगा कि कम समय में आपको पूरा चैप्टर करा दिया जाए और वो सारे डेरिवेशन, वो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, वो सारे क्वेश्चन कराए जाए। तो सबसे पहले बात होती है क्षेत्रफल सदिश की। किसकी होती है? क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश, देखिए ये क्या होता है। अब इसके विषय में इसकी डेफिनेशन तो नहीं आएगी, फिर भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि इसका यूज ज्यादा है। अगर मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है, इस प्रकार से मान लीजिए कोई क्षेत्रफल है ये, और माना ये जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल का जो एरिया है वो ए है, और इस पर एक लंब एकांक सदिश है एन कैप। इस क्षेत्रफल पर एक एकांक सदिश है जिसका नाम है एन कैप, एक यूनिट वेक्टर है। तो ये तो एक आपका एरिया है ए, और इस पर एक लंब एकांक सदिश है जिसका मान हमने मान लिया ए कैप है। तो जो क्षेत्रफल सदिश है वो वेक्टर ए से डिनोट किया जाएगा और उसकी वैल्यू ए इंटू एन कैप के बराबर होगी। इसकी डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो डेफिनेशन आप इसे नोट कर सकते हैं। एक ऐसा समतलीय क्षेत्रफल जिसका परमाण के साथ साथ एक ऐसा समतलीय क्षेत्रफल जिसमें परमाण के साथ साथ दिशा भी दी हो, तो उसे हम क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यदि कोई क्षेत्रफल ए है और उस पर लंब एकांक सदिश एन कैप है, तो वेक्टर ए बराबर हो जाएगा ए एन कैप। ठीक है, एक ऐसा समतलीय क्षेत्रफल जिसमें परमाण के साथ साथ दिशा भी दी जाए, तो ऐसे क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं? क्षेत्रफल सदिश कहते हैं। यदि कोई क्षेत्रफल ए है और उस पर लंब एकांक वेक्टर है, तो क्षेत्रफल सदिश को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा। वेक्टर ए बराबर ए इसका मॉड है, एन इसका एन कैप यानी लंब एकांक वेक्टर है। ठीक है, इसके बाद हम आपसे शुरू करेंगे घनकोण, दूसरी हेडिंग। देखिए, हम ये डेफिनेशन तो ये आ सकता है, घनकोण इंपॉर्टेंट है। घनकोण क्या होता है? अगर मान लीजिए गोला है और इसका कोई पृष्ठ है, इसके केंद्र पर कोई कोण बना है। अगर मान लें इसकी त्रिज्या r है, ये त्रिज्या आप इसे r कंसीडर कर लीजिए, और इस क्षेत्रफल को मान लीजिए ये d है, एक छोटा क्षेत्रफल है, और इस पर अगर मान लीजिए क्षेत्रफल ये थोड़ा तिरछा होता, सपोज कर लें कि अगर ये क्षेत्रफल थोड़ा तिरछा है इस प्रकार से, तो इसकी डायरेक्शन तो ये है, और इस पर खींचे गए लंब का एकांक वेक्टर या ये यानी इससे इस पर खींचे गए लंब से इसका कोण थीटा है। ऐसा हम मान लें। ये कौन सा है? डी है। समझने की कोशिश करते हैं कि एक कोई गोलीय पृष्ठ है, माना उसकी त्रिज्या जो है वो r है, और उसके किसी छोटे पृष्ठ कोई छोटा या लघु अवयव है, उस क्षेत्रफल का छोटा हिस्सा है, और वो उस पर जो डीए जो है उसकी दिशा डीए की ओर है, जिस पर खींचे गए लंब से वो थीटा कोण बनाता है। तो घनकोण की परिभाषा ये होती है कि कोई गोलीय पृष्ठ किसी गोले के केंद्र पर जितना कोण बनाता है, यानी ये वाला कोण जो है इसका नाम होता है डी ओमेगा, या इसको हम घनकोण के नाम से जानते हैं। आप कह सकते हैं कि गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर बने कोण को घनकोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ये डी ओमेगा हमने इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि छोटा क्षेत्रफल, उसकी वजह से जो कोण बनेगा वो छोटा कोण होगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो घनकोण क्या है कि कोई गोलीय पृष्ठ, क्या आप नोट कर ले डेफिनेशन,
कि कोई गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उस कोण को हम घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। तो परिभाषा आपके साथ समझ में आ गई होगी कि कोई गोलीय पृष्ठ गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। यहां हमने जो इसकी जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये डी ओमेगा का मतलब है कोई छोटा अल्पांश भाग है गोले के जो कोण बना रहा है घन कोण वो छोटा है, इसलिए डी ओमेगा कह सकते हैं। आर इसकी रेडियस है, इसका क्षेत्रफल ए है और इस पर खींचे गए लंब से ये थीटा कोण बनाता है। अगर आप बात करेंगे यहां तो आप डी ओमेगा बराबर, डी ओमेगा छोटा कोण है तो ये फॉर्मूला हो सकता है डी अपॉन आर स्क्वायर, डी अपॉन आर स्क्वायर। अगर आप बात करें संपूर्ण पृष्ठ, यहां लिख लें संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ के कारण ठीक संपूर्ण घन कोण, घन जो कोण होगा अगर आपको निकालना है तो यहां आप इंटीग्रेशन करा सकते हैं डी ओमेगा बराबर यहां डी अपॉन आर स्क्वायर। यह वन मान लीजिए ओमेगा के सापेक्ष हम सब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन कराएंगे तो ओमेगा हो जाएगा 1 आर स्क्वायर कांस्टेंट इंटीग्रेशन डी ए। देखें डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आ जाइए, ओमेगा बराबर 1 आर स्क्वायर तो आई डी ओमेगा। आप जानते हैं अगर इसकी त्रिज्या आर है तो जो गोला होता है उस गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आप 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट, ओमेगा बराबर 4 पाई स्टेरेडियन, स्टेरेडियन ये इसका यूनिट हो गया। अधिकतर ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर भी आप याद रखिए कि घन कोण की परिभाषा अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं कि कोई गोलीय पृष्ठ किसी गोले के केंद्र पर जो कोण आंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पे बने घन कोण का मान कितना होता है या दिखाइए। तो आप इस प्रकार से एक डेफिनेशन बना सकते हैं, एक डायग्राम बना सकते हैं। एक छोटा अल्पांश भाग लेने, माना कि कोई अल्पांश भाग है जो गोले के केंद्र पर डी ओमेगा कोण आंतरित करता है, उस पर जो क्षेत्रफल से खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता है। तो डी ओमेगा का फॉर्मूला होता है डी अपन आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ के कारण संपूर्ण घन कोण। अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट करा देंगे तो ये ओमेगा हो जाएगा 1 आर स्क्वायर कांस्टेंट है। डी ए मतलब इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। डी ए का मतलब होता है कि पूरे एरिया का मतलब होता है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर स्क्वायर इज कैंसिल आउट, सो हियर रिमेनिंग ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन। ठीक है, अब अगला जो सेंटेंस है, अगला टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। चलिए वैद्युत फ्लक्स क्या होता है इस विषय में हम आपसे बात शुरू करेंगे। चलिए वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स, देखिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है इस विषय में है। मैं थोड़ा सा इसलिए चाहता हूं कि आपकी समझ में आ जाए बढ़िया करके। माना ये कोई पृष्ठ है, अब ये पृष्ठ है, इससे इधर से इस प्रकार से वैद्युत रेखाएं गुजरती, इस प्रकार से। ऐसा नहीं कि जरूर सीधा हो, आप कैसे बना सकते हैं ये वैद्युत। अब ये वैद्युत क्षेत्र है, इस पर अगर लंब खींचे तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगी, और ये वैद्युत क्षेत्र जो है इस पर खींचे गए लंब से थीटा कोण बनाता है। ठीक है, और माना इसका क्षेत्रफल ए, समझ रहे हैं। तो अब इससे कितना वैद्युत बल रेखाएं गुजर गई, तो किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बेटा? फाई से। बात समझ रहे हैं? परिभाषा समझ में आई? बराबर होता है, अब फाई बराबर होता है ई इंटू, अगर क्षेत्रफल ए है तो ए कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्यों लिया है?
अगर ये क्षेत्रफल इस प्रकार से इधर ए है और ये थीटा कोण पर है तो इसकी वैल्यू इधर हो जाएगी ए cos थीटा, यानी फाई बराबर हो गया ई ए cos थीटा। या इसको आप चाहें तो फिर ये भी कर सकते हैं, फाई बराबर, देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी cos थीटा, तो इसको ये भी लिखा जा सकता है ई डॉट ए। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र भी वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरिया क्षेत्रफल है, तो ये भी एक जो है, या ये सदिश मैंने आपको पहले पढ़ाया था, सदिश क्षेत्रफल सदिश है, तो फाई बराबर ई। वैसे तो लोग जो लिखाते बहुत लेंदी करा देते हैं, तो आप सीधा सीधा लिखिए, एक प्रकार से डायग्राम बना दीजिए। अगर सपोज करें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता, ऐसे करके ऐसे आता, इस प्रकार से गुजर जाता ऐसे करके, और माना ये ई है और इस पर तल पे खींचे लंब, तो ये वैद्युत फ्लक्स के बीच कोण बना कितना हो जाता, 0। कॉस 0 का मान कितना होता है, 1, तो ये फाई बराबर ई ए हो जाता है। ठीक है, तो मैं समझता हूं ये परिभाषा आपको समझ में आई होगी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है गॉस की प्रमेय। क्या है, गॉस की प्रमेय। देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय। एक इसका डेरिवेशन भी आता है और केवल आपको गॉस की प्रमेय लिखना भी आता है। अगर कोई एक बंद पृष्ठ है, माना ये कोई बंद पृष्ठ है, इस पर कोई उपस्थित आवेश मान लीजिए क्यू है, यहां पर है, केंद्र पर अगर होता है तो उसे पृष्ठ पे माना जाता है, तो माना ये क्यू आवेश है। जब ये कोई क्यू आवेश है गोलीय पृष्ठ पर, देखिए मैं आपको एक बात दूसरी बताना चाहूं कि जो ये पृष्ठ है, अब इसकी अगर कोई आवेश मान लीजिए यहाँ प्लस क्यू है, तो इस प्रकार से आपको निकलता हुआ इस प्रकार से प्रतीत होगा। अब इसके अंदर तो आप नहीं देख पा रहे हैं, यहां से आपको इस प्रकार से आवेश आपको ये इस प्रकार से निकलता हुआ प्रतीत होगा, इस प्रकार से। अगर मान लें ये त्रिज्या आर है, अगर ये त्रिज्या यहां से आर है, तो गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, वैसे ही डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं समझाने की बात कह रहा हूं। जब कोई आवेश प्लस होता है तो उससे अगर वैद्युत क्षेत्र निकाला जाए दूर कहीं पृष्ठ पे या पृष्ठ के बाहर, तो वो फिर उस आवेश से दूर की ओर उसकी राशि। जब आवेश इस पृष्ठ पे मान लीजिए क्यू है और ये बंद पृष्ठ है, तो इससे जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा, वो फ्लक्स इस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε यानी आवेश का 1/ε गुना होता है। जैसे यहां इसकी परिभाषा पहले आप नोट करनी चाहें, डायग्राम की जरूरत नहीं है, मैंने डायग्राम इसलिए बना दिया कि आपको जरूरत पड़ सक मतलब समझाने के लिए। जैसे कोई पृष्ठ है, इस पे मान प्लस क्यू आवेश है और इस पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इस पर जो उपस्थित आवेश होगा उसका 1/ε गुना होगा। तो आप ये कह सकते हैं, समझ में शायद आ रहा होगा, इसकी परिभाषा आप चाहें तो लिख लें कि किसी बंद पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, पहले तो आप डेफिनेशन नोट कर लें, डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी बंद पृष्ठ पर उपस्थित, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। चलिए माना पृष्ठ पर आवेश Q है, तो वैद्युत
फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा 1/एप्सिलॉन गुना क्यू के। तो फाई बराबर कह सकते हैं Q/एप्सिलॉन नॉट। ये इसी को हम गॉस की पिरामिड कहते हैं। ठीक है, आपको शायद समझ में आया होगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो माना किसी पृष्ठ पर कोई क्यू आवेश, इतनी डेफिनेशन लिखने के बाद, माना किसी पृष्ठ पर कोई क्यू आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर क्यू गुणा 1/एप्सिलॉन। क्यू बराबर फाई बराबर हो जाएगा Q/एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन क्या होता है? निर्वात या वायु की वैद्युशीलता होती है, तो इसको ज़्यादा एक्सप्लेन की कोई ज़रूरत नहीं। यही अब आप यहाँ इस रिलेशन को लिख दें, इसी को हम गॉस की पिरामिड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसको गॉस की पिरामिड। समझ में आ गया? यहाँ थ्योरी लिखे, अगर आ जाए गॉस की पिरामिड से आप क्या समझते हैं तो लिखना कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। थोड़ा और आगे लिख देना, ये थोड़ी थ्योरी हो गई। उसके बाद देखिए, माना किसी पृष्ठ पर कोई क्यू आवेश है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/एप्सिलॉन गुना क्यू। तो ये क्या लिख देना? यही गॉस की पिरामिड है। क्या लिखेंगे? यही गॉस की पिरामिड है। यही गॉस की पिरामिड। ठीक है, अब बात करते हैं निगमन की। क्या की बात करें? निगमन। निगमन माने कभी आ जाता है कि सिद्ध दिखाइए या प्रूफ कीजिए, तो प्रूफ कैसे करेंगे इस विषय पे हम अब चर्चा करते हैं। अगर थ्योरी आई तो यहाँ तक केवल गॉस की पिरामिड, इसका निगमन भी करें तो फिर निगमन हम आपके साथ फिर शेयर करते हैं। माना ये एक कोई गोला मान लीजिए, माना इस गोले की त्रिज्या r है। यहां पर हमने एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया। माना इस क्षेत्रफल की, इस पर माना कोई लंब खींचे पृष्ठ से और क्षेत्रफल की दिशा इधर है dA, इसके बीच कोण थीटा है मान लीजिए, और ये जो डीए की दिशा से, जो इस पर खींचे गए लंब की दिशा से डीए की दिशा, डी क्या है? बहुत अल्पांश क्षेत्रफल है, और उस क्षेत्रफल की दिशा उस तल पर खींचे गए लंब से जो है वो क्या है? थीटा कोण पर है। यहां पर आप चाहें तो इस प्रकार से ये एक छोटा छोटा क्या बना सकते हैं? घन कोण बना सकते हैं इस प्रकार से। ये आपका घन कोण, ये वाला कोण क्या हो गया? डी ओमेगा। बात समझ में आई? ये वाला जो घन कोण है वो कौन सा हो जाएगा? डी ओमेगा। यहां तक बात आपको समझ में आई। अब देखिए हम करते क्या है, कोशिश आपको, आप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए यहां पे थोड़ा लिखते हैं। माना आर त्रिज्या का एक गोला है, आर त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, जिस पर लघु भाग, लघु भाग माने बहुत छोटा, डीए है, लघु भाग डीए है, ठीक है, जो केंद्र पर डी ओमेगा कोण बनाता है, कोण बनाता है। थोड़ी देखो डेफिनेशन तो आपको थोड़ी बहुत आपको लिखनी पड़ेगी, अगर आप नहीं लिखेंगे तो फिर आपको ये बढ़िया नहीं रहेगा। यहाँ तक आप शायद समझ रहे होंगे। आपके सामने हमने ये यहाँ से लिखा है कि माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिस पर एक लघु भाग है, डीए है, जो केंद्र पर डी ओमेगा कोण बनाता है, ये वाला कोण। अब हम इसको प्रूफ करना पसंद करेंगे, तो देखिए हम लोग किस प्रकार से प्रूफ करते हैं। आपसे बात तय हुई है कि इस क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल? ये छोटा वाला, इस क्षेत्रफल से
गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई, क्योंकि छोटा है तो डी फाई ले सकते हैं। मैंने आपको बताया डी फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ई ले लें भाई, क्या फॉर्मूला होता है, ई डी ए कॉस थीटा, क्योंकि ये कोण थीटा बना रहा है, तो ई इंटू डी ए, वेक्टर की जरूरत नहीं, यहाँ ऐसे ई डी ए कॉस थीटा। अब यहां लिख रहे हैं संपूर्ण क्षेत्रफल के कारण, या लिखें संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स फाई बराबर है, जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, जब दो इंटीग्रेट करेंगे तो इधर इंटीग्रेशन होगा तो ये फाई बन जाएगा, इधर इंटीग्रेट की ई डी ए कॉस थीटा। यहां तक आपको समझ में आएगा, ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा। अब जब ये ई डी ए कॉस थीटा हो गया तो इसको चाहे यही ड्रॉप करा दें, कोई दिक्कत। अच्छा, इसका चाहे तो क्लोज इंटीग्रेशन भी करा सकते हैं। क्लोज इसलिए क्योंकि ये पृष्ठ बंद है, इसको समीकरण आप एक नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब देखें यहां पर एक आपने पढ़ा हो किसी बिंदु आवेश, तो आवेश है वो इस कोई आवेश जब पृष्ठ पे होता है तो उसे केंद्र पे माना जाता है। माना ये बिंदु P मान लीजिए यहां पर, ठीक है, तो ये लिखें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ई बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर। ये समीकरण नंबर 2 मान। फिर यह लिख दें समीकरण 1/2 से। देखिए डियर स्टूडेंट, बहुत बात नहीं है, यहां से समझ में आया निगमन में क्या करना है। एक गोला बनाया जिसकी त्रिज्या आर है, उस पर एक अल्पांश भाग डीए ले लेंगे, इस पर खींचे गए लंब का और डीए के बीच कोण थीटा है, और माना ये इसकी त्रिज्या आर है, तो हमने माना कि आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका एक लघु भाग डीए है, जो केंद्र पर डी ओमेगा कोण बनाता है। इस क्षेत्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इसलिए लिया गया कि बहुत छोटा क्षेत्रफल है, तो छोटा ही उसमें बहुत कम ही वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा। संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल फ्लक्स, तो यहाँ इंटीग्रेट कराएंगे तो ये फाई बन जाएगा। ये यहाँ इंटीग्रेट सादा कराने या क्लोज इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने पढ़ा हुआ इससे जो प्रीवियस जो हमारी वीडियो है या प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें ये दिया है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का फॉर्मूला होता है, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर। समीकरण 1/2 से यहाँ देखें फाई बराबर, जब फाई यहाँ ई की वैल्यू लगाइए, ये इंटीग्रेशन चाहे इंटीग्रेशन क्लोज कर लें, इस ब्रेक गोले का मतलब क्लोज इंटीग्रेशन है, यानी पृष्ठ जो आपका क्लोज है, तो ई की जगह हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर स्क्वायर, अब ये हो गया डी ए कॉस थीटा, आप चाहे तो क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल सकते हैं, यहां रह जाएगा डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। देखिए डी ए अपॉन आर, या फिर आप कह सकते हैं डी ए कॉस थीटा, बात वही है, क्योंकि पृष्ठ अगर सीधा है, कहीं पृष्ठ इस प्रकार से और फ्लक्स ऐसे गुजर रहा है तो डी ए कॉस थीटा होगा, और अगर सीधा है तो डी ए अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग जानते हैं, मैंने अभी पीछे पढ़ाया है, परंतु ये चीज क्या होती है, ये वाला डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा डी ओमेगा। ठीक है, तो फाई बराबर देखें क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया आपका डी ओमेगा। आप मुझे एक बात बता सकते हैं, मैं समझता हूं कि ये जो डी ओमेगा आपसे बात हुई घन कोण की, तो ये घन कोण कितना होता है, मैंने बताया था 4 पाई होता है। अपने इसे पीछे थोड़ा, तो 4 पाई कैंसिल हो गया, तो क्यू बराबर हो जाएगा क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, या फाई बराबर 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यही आपको लाना था।
ठीक है, तो मैं समझता हूँ ये बात समझ में आई। फिर से एक बार चाहे रिपीट कर लें। गॉस की पिरमिड, गॉस की पिरमिड कुछ नहीं होती है, बहुत सिंपल है। कि गॉस की पिरमिड क्या है कि किसी बंद पृष्ठ पर कोई उपस्थित कोई आवेश है, किसी बंद पृष्ठ से कोई पृष्ठ है, उस पर कोई आवेश दिया गया है, तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो ऊपर उस पर उपस्थित आवेश का, किसी बंद पृष्ठ पर से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश का 1/ε गुना होता है। इसे गॉस की पिरमिड कहते हैं। इतना लिखना है। फिर लिखना माना पृष्ठ पर आवेश Q है तो वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर 1/ε0Q, यही गॉस की पिरमिड है। निगमन की बात करें, एक हमने आर त्रिज्या का गोला ले लिया, उस पर अल्पांश भाग है और उस पर खींचे गए लंब से और जो उस पर अल्पांश भाग है उनके बीच कोण थीटा है। तो माना आर त्रिज्या का गोला जिसका लघुभाग डीए है तो केंद्र पर डी ओमेगा कोण बनाता है। इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला कौन सा क्षेत्रफल, छोटा वाला क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ के कारण कुल पृष्ठ दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो फाई बन जाएगा। ये क्लोज इंटीग्रेशन सादा इंटीग्रेशन भी ले सकते हैं, लेकिन क्लोज ज्यादा बेटर। क्लोज का मतलब बंद पृष्ठ है। ई डी ए कॉस थीटा। अच्छा, बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला होता है ई बराबर नपान 4πε0। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी आर दूरी पर उपस्थित आवेश वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का ये फार्मूला होता है। तो समीकरण एक से उठा के ई के वैल्यू हमने यहाँ लगा दी है। अब आपने देखा डी अपान कॉस थीटा, मैंने बताया था डी अपान आर स्क्वायर डी ओमेगा कहते हैं, या कॉस थीटा हो तब भी बात नहीं। इसमें कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है। इसको मैं समझता हूं यहां तक कोई आपको दिक्कत नहीं। और इसकी वैल्यू 4 पाई होती है तो 4 पाई इज कैंसिल आउट, नाउ हियर बीइंग दिस। और दूसरा आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा चाहते हैं कि सर हम इस तरीके से नहीं करेंगे दूसरे तरीके से करेंगे, तो ये भी आप दिखा सकते हैं। क्योंकि देखिए एक चीज और भी हो सकती है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ से थोड़ा सा मैं एक तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले रहे होंगे, ले लिया होगा। इसमें मैं थोड़ा और सुधार कर सकता हूं अगर आप चाहें तो। आप यहाँ भी ये भी दिखा सकते हो कि ये बहुत छोटा भाग है, एक बिंदु टाइप का है। तो उस पर अगर कोई बिंदु होता है और उस पर कोई पृष्ठ कहना चाहिए, कोई पृष्ठ है इस प्रकार से, और बहुत, जैसे यह पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है। गोल होने के बाद भी जब व्यक्ति, क्या आपने देखा कोई ट्रेवल करता तो उसे कैसा नजर आता है? क्यों? कि हम थोड़ी जगह में कवर करते हैं, इसकी रेडियस ये बहुत बड़ी लंबाई में होती है, तो यहाँ पर प्लेन एरिया नजर आता है। तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ये बहुत छोटा पृष्ठ है तो इस पर जो ये एक प्लेन फ्लैट एरिया नजर आएगा, और जो फ्लैट एरिया आएगा उस पर जब हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जब कोई बहुत छोटा एरिया होता है तो फ्लैट होता है, तो उस पर जब हम लंब खींचेंगे तो लंब और डीए के बीच कोण शून्य हो जाएगा। तो यहां से आप ज्यादा शॉर्ट करना चाहें तो इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहां तक तो फोटो आपने ले लिया होगा। चलो देखिए, यहां से आप ये भी कर सकते हैं अगर आप चाहें। मैं आपको एक नया तरीका इसका बताना पसंद कर रहा हूं। बुक्स में अधिकतर ये नहीं होता है। देखें, डीए एक लघु पृष्ठ है, ऐसा है, यह लघु पृष्ठ है, बहुत छोटा है। अतः थीटा बराबर 0, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। उस सिचुएशन में ये इंटीग्रेशन जो है 1/4πε0 Q/r², यहाँ रह जाएगा डी। तो डियर स्टूडेंट 1/4πε0 और Q/r² यहाँ आ जाएगा, ये डी हो जाएगा। डी क्या है? गोले का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र बता सकते हैं आप लोग क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का जो फार्मूला होता है वो होता है 4πr²। आप ये कैंसिल है, r² कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से ही कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर रह जाएगा 1/ε0 इंटू क्यू। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है करने का। इस तरीके से करेंगे क्वेश्चन और सिंपल नजर आएगा। तो मैं समझता हूं आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आगे चलता हूं इसी क्रम में कि आपको गॉस की प्रमेय की अनुप्रयोग, उन अनुप्रयोगों में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से
अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। कैसे? गॉस की प्रमेय की सहायता से। अब सोचिए, जरा विचार कीजिए। यहां अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। अब देखिए, है सिचुएशन क्या है कि एक लंबा सीधा तार है, मान लीजिए तार अनंत लंबाई है। अब अनंत लंबाई, इस चालक पर जो आवेश है मान लीजिए प्लस क्यू, मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है। इससे थोड़ी दूर पर ये माना एक बिंदु है पी है, यहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। अब वैद्युत क्षेत्र की जब तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, तो फिर हम इसमें हमको मालूम है कि जब हमको गॉस की प्रमेय से ज्ञात करनी है, वी यूज द गॉसेस थ्योरम, जब हमको गॉसेस थ्योरम का उपयोग करना है, बात समझ में आया कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। अब बात यह है कि एक अनंत लंबाई का ये तार है। जब ये अनंत लंबाई का तार है और इसमें हमें गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल करना है, तो हमको मालूम है कि गॉस की प्रमेय का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब एक बंद पृष्ठ हो। तो यहां हम एक काल्पनिक, इस बिंदु पे निकालना, इस बिंदु से होते हुए इस प्रकार से हम एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई मान लीजिए या ऊंचाई कह सकते हैं एल एल है, माना ये एल लंबाई है, या हमने इस प्रकार से एक काल्पनिक जो है एक हमने बेलन का निर्माण कर लिया, माना इसकी लंबाई एल है। जब ये एल लंबाई है और पी पर हमें ज्ञात करना है यहां पर। अब देखिए, इसके तीन पृष्ठ होंगे, माना S1, माना S2 और माना हमने S3। तो यहां पर आप चाहें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा देता हूं। एक अनंत लंबाई का सीधा तार है, सीधा तार है, जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, तीव्रता ज्ञात करनी है। जब वैद्युत क्षेत्रता ज्ञात करनी है, तो आपको पता है कि हमने एक काल्पनिक बेलन का निर्माण किया। ठीक है, तो यहां लिखिए, बिंदु P से होते हुए एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं, जिसकी लंबाई L है। ठीक है, अब एक बात इसमें और हम कह सकते हैं, ये तार की हमने लंबाई को L ले लिया। अब L लंबाई पे कितना आवेश है? Q। तो हम रेखीय आवेश निकालते हैं। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं आप, तार का रेखीय आवेश, यहां लिखिए तार का रेखीय आवेश लैम्डा हो तो लैम्डा हमने मान लिया कि उसको तार का रेखीय, अच्छा रेखीय आवेश किसे कहते हैं कि अगर ये लंबाई L है, इस पूरे पर Q आवेश है, तो एक पर कितना आवेश? तो हम एक पर आवेश कैसे निकालेंगे, यानी लैम्डा बराबर कैसे निकालेंगे? Q अपॉन L।
यानी अगर लंबाई को एक, कभी अगर आपको डेफिनेशन आ जाए, डेफिनेशन कैसे बनाएंगे आप कि एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश, समझ में आया है? एक अनंत लंबाई का सीधा तार है जिसमें जिससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P से होते हुए एक काल्पनिक बेलन का निर्माण करते हैं जिसकी लंबाई l है और तार का रेखीय आवेश लैम्डा है, तो लैम्डा बराबर q अपन है। ठीक है, अब इसके 3 प्रश्न है, S1 S2 S3। माना इस बेलन के 3 पृष्ठ है, 3 पृष्ठ S1 S2 व S3 है। ठीक है, ये ले लीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, मान लीजिए φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। लेकिन एक आप विचार करें, यहां पर ले रहे हैं, यहां पर एरिया की डायरेक्शन इधर है, मतलब वैद्युत फ्लक्स इधर को निकालना है, और इस पर एरिया जो बनाएंगे, इस एरिया जो क्षेत्रफल है, आपको मालूम क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, जब उस क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है, तल के लंबवत, तो वो भी इधर ही है। तो S1 S2 के लिए कोण कितना है, 0। यहां बात करें, क्योंकि हमें डायरेक्शन इधर निकालनी है, इधर की, और पृष्ठ की दिशा किधर, इधर, तो ये कोण कितना हो जाएगा, 90। यहां बात करें इस पृष्ठ, इसकी दिशा इधर निकालनी है, यानी फ्लक्स की दिशा इधर निकालनी, लेकिन ये एरिया की दिशा किधर, इधर है, तो ये कोण कितना, 90। तो यहां हम एक बात कह सकते हैं, S1 के लिए थीटा बराबर 90, S2 के लिए थीटा बराबर 0, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र जो गुजर रहा है या गुजरेगा, वो और उस पर खींचा गया वैद्युत क्षेत्र, और उस पर जो एरिया है उस पर खींचा गया जो उसकी दिशा है एरिया की, तो वो दोनों एक ही दिशा में। अच्छा, S3 के लिए यहां भी थीटा कितना है, 90। आप जानते हैं कि फाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, यहां भी हो जाएगा ई ए कॉस थीटा पर ई ए कॉस थीटा। अब देखें फाई है, ये थीटा कितना है, 90, 0, तो ये बात 0 हो जाएगी। ये ई ए कॉस थीटा कितना है, 0, कॉस 0 का मान कितना, 1 होता है, ये भी 0 हो गया। तो फाई बराबर क्या हो गया, ई ए, फाई बराबर क्या हो गया, ई। अब एक बात बताइए, अच्छा यहां ये कर सकते हैं, या इसको आप ऐसे भी दिखाते, E1 A1 कॉस थीटा मान लीजिए, E2 A2 E3 A3 भी कर सकते हैं, तो यहाँ E2 और A2 कर सकते हैं, यहां पर भी वही हो जाएगा, E2 और A2। अब एक बात बताइए आप लोग, E2 तो E2 है, E2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, E मान लीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं, A2। अब इसका जो पृष्ठ है, जैसे ये जो ऐसे पृष्ठ है, ये क्या है, कैसा पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, ये वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, h की जगह l हो जाएगा। बात समझ में, h की जगह क्या हो जाएगा, l। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको चाहे, या ऐसा कर लीजिए, इसको आप जब a, ऐसा कर लीजिए, यहाँ थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसे 2 कर लीजिए, ये 2 कर लें, इसको ई ए डाल दो, क्योंकि बार बार थोड़ा सा E2 A2 सही नहीं लग रहा, ऐसे करके लो, कोई दिक्कत नहीं। इसको इसको A1 मान लिया, इसको E2 और A2 मान लिया, यहां पर E मान लिया, और एरिया हमने A ले लिया। ठीक है, तो यहां तक बात आपको शायद समझ में आ गई, परंतु
गॉस की प्रमेय से, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अब फाई बराबर ये है और एक फाई बराबर ये है, ठीक है। तो ये वाली बात यहां रख दें तो ये हो जाएगा ई गुणा 2πr_l बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। अगर इसे आप ऐसे लिख रहे हैं तो ई कितना हो जाएगा, क्यू अपान 2π एप्सिलॉन नॉट, और आर यहां आ जाएगी और एल आपका यहां आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक बात आप बताइए, ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये है क्यू बटे एल और क्यू बटे आर का मान लैम्डा होता है, तो इसे आप ये भी कर सकते हैं लैम्डा अपान 2π एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन आपने जो भी क्वेश्चन देखे होंगे वो कुछ आपने 4π के रूप में देखे होंगे, तो इसे आप ये भी कर सकते हैं कि 1/4π एप्सिलॉन नॉट, टू से गुणा यहाँ करा दें तो 2 लैम्डा अपॉन आर, ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। बात शायद समझ में आई होगी, मैंने कोशिश बहुत की समझाने की, अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको खूब समझ में आया होगा। देखिए क्यू बटे एल लैम्डा है, यहाँ लैम्डा लगा दिया। अब यहाँ 2 लेने का कारण ये है क्योंकि 1/4π का मान होता है 9 × 10⁹, तो इसको यहाँ 2 से गुणा 2 से यहाँ करा लिया हमने, तो ये वाली बात हो गई, ठीक है। यहाँ तक मैं समझता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। और देखिए मेरी कोशिश ये है कि आपको हर बात हर चीज समझ में आनी चाहिए, तो यहाँ तक मैंने आपको कोशिश की समझाने। यहाँ E1 E2 में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपकी मन हो आप केवल E cos थीटा कर सकते हैं, हमने यहाँ सो भी करा दिया है। और तो यहाँ E थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा E E2 तो, इसलिए यहाँ E रहने दी, E1 और A2 कर लिया हमने। ए की वैल्यू 2πRH वक्रपृष्ठ होता है बेलन का, और इस प्रकार से यहाँ तक ये आंसर आ गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने कहा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग में एक दूसरा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें आता है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से किसी अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आपको मालूम है कि हम गॉस की प्रमेय से निकालने जा रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय से जब कोई क्वेश्चन निकाला जाता है तो वहाँ बंद पृष्ठ होना चाहिए। तो हमने माना कि एक चादर है, आप इस प्रकार से एक चादर का निर्माण ऐसे करके यहाँ ले लीजिए। मान लीजिए चादर है, इस चादर पे मान लीजिए ये आवेश है, ठीक है। इस प्रकार से आप इस पे देखिए आवेश दिखा सकते हैं, थोड़ा सा या इस प्रकार से रोटेट नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके दिखा दें, कोई बात नहीं। अब देखिए माना जो चादर है ये इस पे प्लस आवेश इन्होंने दिखा दिया, आवेशित चालक आवेशित अचालक चालक है, अचालक चादर है ना। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, माना इस चादर से r दूरी पर एक बिंदु P है, इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब प्रॉब्लम ये है हमारी कि r दूरी तो ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर ज्ञात करना है, तो हम ऐसे तो ज्ञात कर नहीं सकते, तो हम यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल एक इस प्रकार से एक बेलन का निर्माण ऐसे करके करें, क्योंकि हमें बंद पृष्ठ चाहिए, माना ऊपर के लिए कर लेंगे तो नीचे नहीं रहेगी, तो ये बंद पृष्ठ इस प्रकार से हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। अब आप जरा विचार कर सकते हैं, माना ये पृष्ठ S1 है, ये पृष्ठ आपका S2 है, और ये पृष्ठ मान लीजिए आप S3। यहां पर आपको निकालना, तो जो इधर के लिए डी छोटा एरिया तो डी ए ले लिया, इधर जो ए है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा सेम है, तो इसके लिए थीटा जो है वो कितना हो जाएगा, 0। यहां भी देखा जाए जो एरिया है, यानी इधर के लिए एरिया की दिशा है, और इधर ही आपको इधर नया इधर वो तो छोटा है,
बहुत छोटा, तो डायरेक्शन तो सेम है। तो डायरेक्शन सेम है तो यहाँ भी थीटा कितना हो जाएगा, 0। यहाँ की आप बात करेंगे तो ये पृष्ठ की दिशा इस प्रकार से है और क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, तो ये कोण कितना हो जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा। ऐसे करके डायग्राम बना दे तो बहुत ज्यादा अच्छा मानेगा, कोई से ज्यादा वैसा मत समझिए। तो यहाँ लिखिए, माना माना चादर का संपूर्ण क्षेत्रफल ए है। क्या है इसका, हमने संपूर्ण क्षेत्रफल बेटा क्या ले लिया, ए ले लिया। देखिए आप बहुत ध्यान से पढ़ें तो संपूर्ण क्षेत्रफल ए ले लिया और माना चादर पर एक समान आवेश Q है। अब माना चादर का पृष्ठ घनत्व, ये आवेश पृष्ठ घनत्व, इसका सही नाम होना चाहिए आवेश। देखिए बेटा है क्या, आवेश पृष्ठ घनत्व होता है, पृष्ठ का आवेश घनत्व, उसे सिग्मा से शो करते हैं। चादर का पृष्ठ घनत्व या आवेश पृष्ठ घनत्व या ऐसे पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। अब एक बात बताइए, यहां से हमने इसको सॉल्यूशन किया। देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने माना एक चादर है ये, इसका क्षेत्रफल, माना एक चादर का संपूर्ण क्षेत्रफल ये है, माना चादर का एक समान आवेश, माना चादर पर एक समान आवेश Q है, माना चादर का पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। क्योंकि ये पूरी चादर है, पूरी चादर पर आवेश कितना है, Q है, और इसका क्षेत्रफल हमने ले लिया ये है। आवेश पृष्ठ घनत्व यानी एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं, एक पर। तो आप सिग्मा बराबर Q अपान ए बी कर सकते हैं। इसे समीकरण नंबर आप नाम 1 दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए हमने देखें चादर से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर आवेश है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी, यहां से यहां तक। अब सोचिए, जरा विचार कीजिए, जब यहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है तो एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं, एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ बनाते हैं। क्या किया हमने, निर्माण करते हैं या बनाते हैं, बातें थोड़ा सादा, कोई भाषा हो, सवाल को जस्टिफाई करना चाहिए। माना संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर है।
फाइव बराबर लीजिए 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। देखिए 5 1 की बात करते हैं, S1 को 5 1 मान लिया हमने यहाँ मान लिया। तो सोचिए अगर वैद्युत क्षेत्र तो E है और ये इसकी बात हो रही है और एंगल इधर ही है, तो ई ए, क्योंकि टोटल की वजह से ले रहे हो। देखो मैं आपको बताऊं, फाइव इसलिए लिया है हमने, ये डी फाइव पूरी चादर एक ही बार में ले लिया। वैसे यहाँ डी फाइव लिखना चाहिए, अब डी फाइव से फाइव निकालो तो फिर और लंबा होगा, तो उसकी जरूरत ही नहीं। ये कितना हो जाएगा, ये 0, क्योंकि नहीं एच टू ये है, तो ये ही रहेगा, ये, और ये आपका हो जाएगा 0। बात समझ रहे हैं? ये कॉस थीटा, देखो ये एंगल 0 है, डी ए छोटा कोण है, आप कुल फ्लक्स की बात कर रहे हैं, संपूर्ण पर से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तो फाइव बराबर तीनों जो फ्रस्ट हैं, या इसको इंटीग्रेट कराएंगे तो फिर और ज्यादा दिक्कत आएगी। डी ए कर लेंगे तो फिर ऐसे सादा रखिए, ज्यादा बढ़िया रहेगा, या क्लोज इंटीग्रेशन दिखाएंगे, या ऐसा करके कर लीजिए। अगर आप एरिया डी ए ले रहे हैं तो यहां फिर इंटीग्रेशन कराना पड़ेगा। चलो इंटीग्रेशन करा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 5 1 हो जाएगा, तो ये फिर डी ए हो जाएगा, डी ए, और ये भी डी ए कर लीजिए। यहाँ तो ये 0 हो ही जाएगा क्योंकि ये एंगल 90 है। तो 5 टोटल है, तो 2 इंटू ई डी ए, ऐसे करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ई बाहर आ जाएगा, डी ए मतलब फॉर एरिया, टोटल एरिया। यहां तक बात आपको समझ में आया होगा, ठीक है। लेकिन परंतु परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय कहती है फाइव बराबर 1/ε0 क्यू। तो ये वैल्यू यहां पुट कर सकते हैं, यानी क्यू बटे क्यू अपॉन ε0 2 E A। अब क्यू की बात करें तो डियर स्टूडेंट जरा यहां आप चेक कर सकते हैं, यहां पर आप देखिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो यहां आप सिग्मा ए लगा सकते हैं अपॉन एप्सिलॉन बराबर 2 ए कैंसिल हो सकता है, ई बराबर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 ε0। ये आप इसमें कर सकते हैं, सिग्मा अपॉन, देखिए यहां भी आप डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, आपने संपूर्ण फ्लक्स लिया है तो क्योंकि टोटल 5 होगा, 5 1 5 2। अब यहाँ क्योंकि डीए छोटा एरिया दिखाएंगे या पूरा एरिया दिखाएंगे तो इंटीग्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, ई डीए कर लीजिए, ये तो 0 है, इसके बीच कोण 90 है, तो ये ई बाहर आ गया, डीए का इंटीग्रेशन कर दे हो जाएगा। तो ये वाली बात यहां तक प्रूफ हो जाती है। मैं समझता हूं इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है, एक समान रूप से आवेशित एक गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें 3 टॉपिक इसके तैयार होते हैं कि कोई बिंदु अगर गोले के बाहर, गोलीय कोष के बाहर हो, या गोल पृष्ठ पर हो, या फिर पृष्ठ के अंदर हो। तो पहले सबसे पहले हम टॉपिक शुरू करेंगे, जब इसका आंसर है तो इसमें नंबर 1 लिख लेंगे आप, जब बिंदु बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, जब बिंदु कहां हो, बाहर हो, एक यहां हम गोलीय कोष बनाते हैं। अब इसकी त्रिज्या माना R है, कैपिटल R। बिंदु एक बाहर है, माना ये बिंदु यहां पर है P, तो जब P पे निकालना है तो एक काल्पनिक गोलीय पृष्ठ बनाते हैं, काल्पनिक एक हम गोलीय पृष्ठ का निर्माण करते हैं, माना ये त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है। तो यह लिख सकते हैं, माना r त्रिज्या कैपिटल R
आर त्रिज्या का एक आवेशित गोलीय कोश है। आवेशित गोलीय कोश है जिसका केंद्र O है। ठीक है। जब बिंदु इससे बाहर स्थित होगा, इससे बाहर स्थित है, माना O से इसकी दूरी स्मॉल r है, यहां से इसकी दूरी स्मॉल r है, तो एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण करते हैं। हमने एक काल्पनिक पृष्ठ बना लिया। ठीक है। यहां पर हमने बिंदु P, ऐसा कीजिए, ये त्रिज्या R दिखा दीजिए, ये वाली कैपिटल R, और जब बिंदु P लिया है तो ये फिर आप स्मॉल r दिखा दीजिए। यहां पर एक छोटा एरिया ले लें, माना ये dA है, और जब ये dA एरिया है, छोटा सा, बहुत छोटा एरिया ले रहे हैं हम लोग। अब यहां पर जब dA आपने एरिया लिया तो देखें डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश भी करेंगे। ये क्वेश्चन में बहुत सिंपल है। तो पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई dA cos थीटा, परंतु थीटा कितना है? 0 है। 0 क्यों है? क्योंकि ये बहुत छोटा पृष्ठ है। जब कोई बहुत छोटा पृष्ठ होता है तो वो जो एक प्रकार से फ्लैट होता है, उस पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो dA और उनके बीच का कोण 0 हो जाएगा, तो फाई बराबर हो जाएगा ई dA। तो फाई आप बाहर ले लें। फाई हमने कहाँ ले लिया? बाहर। तो देखो फाई जब हमने बाहर ले लिया है तो आप बाहर लेने के बाद क्या करें? ई तो बाहर ले लें, ये dA हो जाएगा। अब फाई गॉस की में क्या कहती है कि Q अपान एप्सिलॉन नॉट, ई है dA। जब इंटीग्रेशन ऑफ dA है, इसका मतलब है जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा गोला हो जाएगा। तो इस पूरे गोले का पृष्ठ कितना होता है? 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर अगर आप इसको जब करेंगे तो फिर E बराबर, इसका जो फॉर्मूला बनेगा, E बराबर हो जाएगा, ये इसको नीचे ले आइए, r स्क्वायर भी नीचे आ जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान r स्क्वायर, ये आपका बन जाएगा। ठीक है। यहां तक मैं नहीं समझता कि आपको कोई दिक्कत है। माना पृष्ठ का आवेश घनत्व सिग्मा है। जब सिग्मा ले लेंगे तो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q अपान A, या Q बराबर आप कह सकते हैं सिग्मा A। तो यहां पर ये Q हो जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर, r बड़ी वाली हो जाएगी। अतः E बराबर आपका हो जाएगा यहां पर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह ये लग जाएगा सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपॉन
स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि एरिया कौन सा लगेगा, ये वाला जो आर, यहाँ सिग्मा की वैल्यू ये रहेगी यहाँ पर, तो 4 पाई कैंसिल है यहाँ, तो ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये गोले के बाहर आपका आंसर हो जाएगा अगर कोई बिंदु गोले के बाहर है। नंबर 2, जब बिंदु पृष्ठ पर हो, क्योंकि जब बिंदु यहां पर हो, कहां पर, यहां पर, तो स्मॉल आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर, और ई बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर कैंसिल आउट हियर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। नंबर 3, जब बिंदु अंदर हो, कहाँ हो, अंदर हो, तो देखिए याद रखिए जब बिंदु यहां पर होगा तो आवेश तो इसके पृष्ठ पर है, यहां पर आवेश तो इसके पृष्ठ पर है, अंदर आवेश ही नहीं होगा, तो क्योंकि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं होगा, अतः Q बराबर कितना हो जाएगा, शून्य। जब Q शून्य हो जाएगा तो E बराबर भी वहां शून्य होगा। ठीक है बेटा, यहां तक मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो डियर स्टूडेंट्स, अगला टॉपिक है अपना गॉस के नियम से कूलाम के नियम का निर्माण। अब गॉस के नियम को लगा के आपको कूलाम का नियम बनाना है, तो आप यहाँ एक गोलीय पृष्ठ बना सकते हैं। माना इसकी त्रिज्या r है, यहाँ पर एक प्लस q आवेश है, ये आवेश इस पर समान रूप से फैलेगा, ये दूरी r है। ये बिंदु P मान ली, यहाँ पर एक छोटा सा एक एरिया ले लीजिए d, ठीक है। माना r त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है, r त्रिज्या का एक गोला है, ठीक है। इसके पृष्ठ पर एक समान आवेश Q है, तो यह आवेश समान रूप से होगा। तो यहां पर माना बिंदु P पर एक dA लघु भाग है, कुछ भी लिख लें, आपकी मर्जी है। माना r त्रिज्या का एक गोला है जिसके पृष्ठ पर एक समान आवेश Q है। माना एक बिंदु P पर dA लघु भाग है, यानी छोटा सा भाग है, ठीक है। तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो यह लिखिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, जो फ्लक्स है वो फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन E dA cos थीटा, परंतु थीटा बराबर कितना होगा, 0। क्यों 0 है, आपको मालूम है कि बहुत छोटा एरिया है, छोटे एरिया में dA और जो वैद्युत क्षेत्र होता है और जो एरिया होता है उनके बीच एंगल 0 होता है। ज्यादा इसको इन डिटेल में मत जाइए। तो फाई बराबर हो जाएगा E dA, फाई रहने दें, फाई है, E बाहर है,
ई डी आपको मालूम है कि डी ए का मान कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो डी ए का मतलब है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर। परंतु गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से, गॉस का नियम कहता है फाई बराबर 1/ε0 क्यू। तो यह क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ई बराबर रह जाएगा ये नीचे आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये ई आ गया। माना बिंदु पी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, ठीक है। तो इस पर लगने वाला बल F हो तो देखिए आप F बराबर होता है ई क्यू। F बराबर होता है, क्या होता है बराबर ई क्यू। ई और क्यू की जगह क्या होगा क्यू नॉट, क्योंकि यहां पर एक हमने परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख दिया। तो फॉर्मूला हमारा हो गया F बराबर ई इंटू क्यू नॉट। ई की वैल्यू आपके पास पहले से अवेलेबल है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और ये क्यू नॉट। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये कूलॉम का नियम है, ये कूलॉम का नियम है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन करना था। तो ये आपका ये प्रूफ हो गया। यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, देखिए अगला टॉपिक है, ये कभी कभार आ जाता है। एक्चुअल होता क्या है कि 7 सेट्स बनते हैं तो किसी न किसी सेट में ये आ जाता है। फिर मैं ये नहीं चाहता कोई बच्चा ये कहे कि सर आपने हमको बताया नहीं या ये आ गया, तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो माना एक प्लेट यहाँ है, इस पर प्लस आवेश है। एक प्लेट यहाँ है, इस पर मान लीजिए माइनस आवेश है। अब इनके बीच देखें, जब कोई बिंदु नंबर 1 ले लें, जब बिंदु बीच में स्थित हो, बिंदु कहाँ बीच में, यानी यहां पर माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। अब यह पहली प्लेट ले लें, ये दूसरी प्लेट ले लें, तो यानी पहली प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब लिखें, अच्छा इसकी दिशा इधर के लिए होगी, क्योंकि ये आवेश प्लस है तो प्लस से फिर ये दूर की ओर होती है, ठीक है। हम यहां लिखेंगे दूसरी प्लेट
या सेकंड प्लेट के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। अब ये दोनों, क्योंकि देखिए ये माइनस प्लेट है तो इसके कारण तीव्रता, देखो अगर प्लस आवे तो प्लस से दूर की ओर होती और माइनस है तो उसकी ओर होती, तो दोनों एक ही तरफ हो गई। ठीक है, देखिए दोनों की एक ही दिशा होगी, एक ही दिशा होगी। माना P पर परिणामी तीव्रता E है तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2 या सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। 2 एप्सिलॉन नॉट एलसीएम है सिग्मा प्लस सिग्मा, तो यहाँ आप कह सकते हो 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 कैंसिल हो जाएगा, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। इस पे अगर ये प्रूफ को नहीं आया तो याद रखिए न्यूमेरिकल को आएगा। ठीक है, अब कोई बिंदु बाहर ले लीजिए, अब कोई बिंदु बाहर ले लीजिए, यहां लिख लीजिए जब बिंदु बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, बाहर स्थित हो, बिंदु कहाँ स्थित है? बाहर। अब मान लीजिए बाहर, सपोज कर लें ये बिंदु यहाँ पर, न्यूमेरिकल नहीं आया, एक डायग्राम अलग से भी आप बना सकते हैं। माना ये बिंदु बाहर यहाँ पर, अब यहां से अगर इसके कारण इधर तीव्रता E1 होगी और इस प्लेट के कारण तीव्रता उस प्लेट की ओर होती है तो यहां पर E2 हो जाएगी। ठीक है, देखें इस स्थिति में इनकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो कुल तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। यहां पे निकालेंगे जब बिंदु बाहर है यहां पर, तो सोचिए इसके कारण तो इधर होगी E1 और ये होगी इधर के लिए, तो E बराबर हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी E बराबर हो जाएगा 0। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर ये दोनों प्लेटें समान आवेश होता तो उसके लिए भी कंडीशन बन सकती है। इस पे एक्चुअल क्या न्यूमेरिकल आता है या कभी कभार इस पे ये पूरा क्वेश्चन ही आ जाता है, तो मैंने आपको ये कोशिश की है समझाने की। तो डियर स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो मैंने इसको कोशिश की है आपको एक डीपली तौर से समझाने की, शायद आपके समझ में भी आया होगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो उन सभी स्टूडेंट को शेयर किए जिनको इसकी रिक्वायरमेंट है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।